starting with group 16, 17, 18. Okay, some of the questions that I have here on with my set may be from the group 15 also. If they are related, we'll cover it. Otherwise, we'll focus on 16, 17, 18 only. Class 12 का आपका I think ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना. चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या वो बोल रहा है. Which of the following is the most stable allotrope of sulfur? तो पहले तो ये बताओ सल्फर के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, पहले ये देखो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 16 का एलिमेंट है, राइट. तो ग्रुप 16, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 और ग्रुप 16 में एलोट्रोपी दिखती है, राइट. जैसे ऑक्सीजन का ओजोन आपको अलग फॉर्म मिलता है, सल्फर के भी अलग अलग फॉर्म्स है. कौन से विच फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर नोन एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर? बहुत सिंपल है, अल्फा, बीटा, गामा. मेनली कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है. अभी आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर ऐसा वो लोग ने दिया हुआ है, पर द अदर नेम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. अदर नेम्स जैसे ना प्लास्टिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, ये सब दिया हुआ है. उसमें से द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है. तो अगर अल्फा, बीटा, गामा ऐसे अलग अलग टाइप के सल्फर के एलोट्रोप्स में देखूं, उसमें से जो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल वेरिएंट जो है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल सल्फर. अब इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप के होते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनना जरा. पहले वाले का आंसर क्या है? ऑक्टाहेड्रल सल्फर. व्हाट अबाउट सेकंड? मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर. अच्छा, अगर वो आपको ये पूछता कि मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, ये तो पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, याद है? क्या बोलते आप? मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर बोलता तो आप इन जनरल क्या आंसर? तो नाइट्रोजन लिखते. एटमॉस्फेयर. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बोलता तो हाइड्रोजन बोलते, है कि नहीं? पर यहां पर वो क्लियरली पूछ रहा है नोबल गैस कौन सी है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में. एंड हियर इट्स अ फैक्चुअल आंसर, सीधा सीधा आपको याद रखना है. आर्गॉन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर. मतलब जब एयर का कॉम्पोजिशन लिखते हैं ना अपन बच्चों, तो उसमें अदर गैसेस आते हैं ना, 0.5% जो अदर गैसेस आते हैं. अच्छा, एयर का जनरल कॉम्पोजिशन सबको पता होना चाहिए कितना है. नाइट्रोजन इज 78%, एवरीबडी नोज दिस. ऑक्सीजन इज 21%. तो 99 तो यही हो गया ना, इफ माय मैथ इज करेक्ट. बचा CO2 रफली 0.5% होता है और 0.5% अदर गैसेस होते हैं. उसमें भी आर्गॉन जो है ना, वो अदर गैसेस 0.5 में से अदर गैसेस मतलब उसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर पोल्यूटेंट्स, नोबल गैसेस सब आ गए. उसमें भी आर्गॉन जो है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है. इन सम केसेस अप टू 0.3% भी होता है वो, इन सम केसेस अप टू 0.3% भी होता है, ठीक है. तो इसलिए आर्गॉन जो है आपका सबसे अबंडेंट नोबल गैस है. ये डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से उठाई हुई लाइन में से ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है. काफी सिंपल. नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स का नाम क्या है बच्चों? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस, है ना. और हैलोजेंस में सबसे हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? हैलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हैलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5. मतलब क्या? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7. पूछो कैसे? क्योंकि भाई ग्रुप 17 है ना,
ग्रुप 17 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। और अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कॉमन सेंस लगाओ जरा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7 होगा। अब किसी को क्यूरियोसिटी के सर +7 कैसे हो सकता है, तो एग्जाम्पल भी बता देता हूं। IF7 ये कंपाउंड है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है ना ये, IF7, ठीक है। वैसे इसका शेप क्या है? इसका शेप होता है, एक बहुत ही टिपिकल शेप है ना, इसका बहुत ही टिपिकल पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इफ समबडी इज आस्किंग यू, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड, एज यू कैन सी इट इज आयोडीन एंड फ्लोरीन, राइट। बट यहाँ पर हम लोग वो बात नहीं कर रहे, उसकी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आप देखेंगे कि 7 फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो -1 होता है, तो आयोडीन क्या हो गया यहाँ पे? सीधा सीधा +7 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो आयोडीन ने कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया? +7 दिखाया। तो मतलब दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? बहुत सिंपल बात है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी, दैट इज +7। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, ठीक है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 के कौन से एलिमेंट्स हैं? 15 के एलिमेंट्स कौन से, पहले ये तो याद कर लो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बकवास है ना, राइट। नाना पाटेकर पास, सब बिंदास, जैसे याद करने कर लो। तो हाँ, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप 15 एलिमेंट सबसे स्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाता है? क्या बनाता है? सबसे स्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर आप क्या फंडा यूज करेंगे? बहुत सिंपल फंडा आप यूज करेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है। एक फंडा है जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है? क्या बोलता है ये बोलता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे ऐसे जा रहे होते हो, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes less stable, or in other words you can say lower oxidation state becomes more stable. किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं, यानी कि वो डीलोकलाइज नहीं होते, वो निकलते नहीं हैं। इसका ये मतलब कि अगर मैं ऐसे आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं कि भाई ये सब लोगों को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की टेंडेंसी थी। आप बोलोगे सर +5 क्यों बना सकते थे ये? क्योंकि भाई ग्रुप 15 के थे, बरोबर है, एवरीबॉडी अग्रीज। जैसे ग्रुप 17 वाले +7 बनाने के लिए टेंडेंसी रख रहे थे, तो ग्रुप 15 वाले +5 बनाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है कि भाई इनकी +5 की भी टेंडेंसी होगी और +3 की भी टेंडेंसी होगी। किसकी होगी? +5 की भी होगी और +3 की भी होगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड होगा, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? टॉप टू बॉटम आते हो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। वो बोल रहा है टॉप से बॉटम आते हो, ऊपर से नीचे आते वक्त जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर कौन सा है इसमें से? +3 और +5 में से बड़ा वाला कौन सा है? +5 है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उनमें +5 की टेंडेंसी ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ, खास करके बिस्मथ अगर लास्ट वाला बोलो तो उसमें +3 दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्या ये सबके दिमाग में गया?
सेम कंपैरिजन के लिए अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको और एक आइडिया दे देता हूँ कंपैरिजन के लिए, ये भी काम आएगा। सपोज मैं ग्रुप 14 की बात करूँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। ऐसा कार्बन की वैलेंसी कितनी लिखते हो आप हमेशा? CCl4 लिखा मैंने, तो समझो कार्बन को मैं +4 लिखता हूं, बोलो हाँ कि ना। लेकिन लेड को मैं हमेशा कितना लिखता हूं? +2, यस, PbCl2। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आया जब ग्रुप में, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यानी कि +4 से +2 दो वैल्यू से कम हो जाती है। सेम वे यहां पर ऊपर वाले एलिमेंट्स +5 दिखा रहे, नीचे वाले एलिमेंट्स +3 दिखा रहे। अब ये क्लियर हुआ? और क्यों? क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गया, यानी कि वो अब लीव नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव द टेंडेंसी ऑफ हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब वो। पेंटावैलेंट मतलब वो +5 के बारे में पूछ रहा है कि +3 के बारे में पूछ रहा है? पेंटा पूछा उसने, तो +5 वाला पूछ रहा है ना। हाँ, तो +5 वाला है, मतलब वो तो टॉप के जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसमें से ऑप्शन रहेगा। नाइट्रोजन है क्या ऑप्शन में? नहीं। ऑब्वियसली आंसर है आपका फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस जो है वो सबसे स्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाता है। आप नोटिस करो, नाइट्रोजन की कंपाउंड्स आपको सबसे पॉपुलर वाले कौन से पता है? NH3 विद 1 लोन पेयर, यस। तो ये ट्राईवैलेंट हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी यूज हुई बच्चों? 3। बट फास्फोरस की आपको PCl5 मालूम है? 5 वाला, दैट इज पेंटावैलेंट, राइट। तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट को प्रेफर करते हैं, बट दोनों में से ज्यादा स्टेबल पेंटावैलेंट कौन बनाता है? फास्फोरस बनाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? yes, so that will be fourth one, that will be option A. Okay, next one is electronic configuration of one p block element is exceptional. One molecule of that element constitutes how many atoms of it? पूरे p block में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, okay, and one molecule of that element consists of how many atoms of it? पहले तो ये पहचान में आना चाहिए ना आपको कि पी ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क करके रखना। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक्चुअली पी ब्लॉक को बिलोंग ही नहीं करना चाहिए? चलो हिंट दिया, पी ब्लॉक में होना ही नहीं चाहिए था वो। हीलियम, चेक करो, हीलियम ग्रुप 18 में लिखते हम लोग। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कौन से थे? हेमा, नेहा और करीना 0 रहेंगे, है ना। ऐसे लिखते हैं ना। हीलियम आया पी ब्लॉक में, यस बच्चों, ग्रुप 18 में लिखा उसको मैंने। पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? हीलियम का नंबर क्या है? हाँ, हीलियम का नंबर है 2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। क्या इसका इलेक्ट्रॉन p सब शेल में गया क्या? नहीं। तो इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, है ना, राइट। और इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? ये नोबल गैस है। नोबल गैस कैसी होती है? मोनोएटॉमिक। तो आंसर क्या है फिफ्थ का? ऑप्शन ए। प्यारा क्वेश्चन है ना। हीलियम इज नोबल गैस और नोबल एलिमेंट आप बोल सकते हो, तो इसीलिए इट इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मींस एक ही एटम एक मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर बात? सिक्स्थ वाले का आंसर नहीं आया तो फिर बहुत गड़बड़। पिछले लेक्चर में भी कराया था सिक्स का आंसर और अच्छे से पूरा समझाया था कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, परसेंटेज के साथ सिखाया था। सिक्स का आंसर जल्दी बताने का सब लोग। सिक्स का आंसर है ऑक्सीजन। कितना परसेंट था याद है? 46.6% इन द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। अगर वो पूछता कि अबंडेंट इन यूनिवर्स तो बोलते ए, अगर वो पूछता अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर तो बोलते बी, उसने पूछा अबंडेंट ऑन अर्थ तो आपने बोला सी।
समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाला 7th वाला आपको बाय एलिमिनेशन आ जाएगा। अगर किसी ने टेलुरियम का नाम नहीं भी सुना है, कुछ ऐसे हैं गोचू बच्चे जिन्होंने टेलुरियम का नाम भी नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, आपको ये बाय एलिमिनेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, आइडेंटिफाई द मेटेलॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स: कार्बन, नियॉन, सोडियम, टेलुरियम। कार्बन, नियॉन, सोडियम एंड टेलुरियम। कौन सा है मेटेलॉइड? कार्बन मेटेलॉइड है क्या? कार्बन इज नॉन मेटल, नियॉन नॉन मेटल, सोडियम मेटल। तो आंसर क्या आया बाय एलिमिनेशन? डी, टेलुरियम इज अ मेटेलॉइड। टेलुरियम कहां आता है? ग्रुप 16 में आता है। किस में आता है? ग्रुप 16 में आता है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है बच्चों, दैट इज योर टेलुरियम, दैट इज ऑप्शन डी 7th। नेक्स्ट वाला, ये ग्रुप 15 का क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन एक्चुअली ग्रुप 15 का है, जो न्यू सिलेबस में से एक्चुअली चैप्टर से निकाल के आपको 11th में डाल दिया उन्होंने। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ यू वांट टू नो फॉर नॉलेज, आई विल टेल यू व्हाट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक इज H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरस बोला है, ध्यान से देखो, H3PO3, राइट। और H3PO3 का बेसिसिटी कितना है? अभी बहुत बच्चे इसमें H3 देख के 3 मार्क करते हैं, कंप्लीटली रॉन्ग। स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? H3PO3 देखो, तो इसमें OH वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। ऐसे, ठीक है, सिंपल। वैसे इसमें मैं नहीं जा रहा ज्यादा इन डेप्थ, बिकॉज ग्रुप 16 में नहीं 15 में आता है। चलो नेक्स्ट वाला देखें। Which halogen will form the oxo acid that contains the halogen atom in a tri-positive oxidation state? कौन सा हैलोजन ऐसा ऑक्सो एसिड बनाता है जिसमें हैलोजन एटम ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? और हमने जो पढ़ा है इसका थियरी, इस चैप्टर का थियरी, उसमें बहुत क्लियरली आपको स्टेटेड है। और आप इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज पे जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो छोटा सा टेबल दिया है क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में, जहां पर क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की एक छोटी सी लिस्ट दी हुई है आपको एक टेबल में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया गया है, पर अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं उसके। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, देखो HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। बहुत सिंपल है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है बच्चों, ये आपके 4 क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। नाम क्या है इनके? इनके नाम क्या है? नाम भी देख लेते हैं। इनके नाम है हाइपोक्लोरस। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। इजी वे टू रिमेंबर, इजी वे टू रिमेंबर आई विल गिव यू। आप सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आपको मालूम है ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, तो ओवरऑल इसमें क्लोरीन कितना हुआ? +1 हुआ। बोलो हाँ कि ना। कैसे करते हम लोग रेडॉक्स में? कैसे कैलकुलेशन करते थे? याद है ना आपको? 11th में आप करते थे, ये अंडरलाइन करके दिया रहता था, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो ओवरऑल क्लोरीन क्या हुआ? +1। सेकेंड केस में क्लोरीन कितना होगा? +3। थर्ड केस में क्लोरीन कितना होगा? +5। इधर कितना होगा? +7। तो आंसर आ गया +3 वाला ऑक्सो एसिड कौन सा वाला है? क्लोरस एसिड। तो आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज
बी क्लोरीन। क्या ये समझ में आया सबको? स्ट्रक्चर जानने की अगर आपको उत्सुकता है तो वो भी बता देता हूं। क्लोरीन के पास बाहर आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलते हैं हाँ, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर एक OH बना दो। कितने ऑक्सीजन और लगाने बताओ? एक और HCl बन गया। लोन पेयर कितने बचे? 2 लोन पेयर बच गए, देखो 1 2। यस, 3 बॉन्ड पेयर आपको आपके सामने दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं। इसकी बेसिसिटी कोई पूछेगा तो कितनी बोलोगे? बताओ जल्दी। 1। क्या ये बात भेजे में गई सबके? बोलो हाँ कि। ठीक है, मतलब आपको इससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता पाओगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका नाम, सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम साथ में सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सल्फर के ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि हाँ, आपको चांसेस बहुत ही हाई है कि आपके सीईटी के एग्जाम में जरूर आएगा, तो उसको स्टार मार्क करना। सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, या ऑक्सी एसिड्स होते हैं बेसिकली सल्फर के, जिनका चांसेस जो है बहुत हाई है कि वो आपके एग्जाम में आएगा। Which oxo acid of sulfur contains S-S bond, sulfur to sulfur bond in its structure? क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? सल्फर टू सल्फर बॉन्ड कौन से ऑक्सो एसिड में होता है? तो इसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि सल्फर के कितने ऑक्सो एसिड्स हैं। कितने ऑक्सो एसिड्स हैं बच्चों? देयर आर बेसिकली 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कितने? एटलीस्ट आपके बेसिक सिलेबस की अगर मैं बात करूं, वैसे तो और भी है, पर 11 अलग अलग टाइप के ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के। ठीक है, जिसमें से मार्शल्स एसिड और कैरोज एसिड, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा स्पेसिफिक नेम। कौन सा? मार्शल्स। मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, बट थोड़ी मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करो और इसके स्ट्रक्चर ढूंढो, नहीं तो आलसी हो गए हो। कुछ ढूंढना नहीं है सर, बस स्पून फीडिंग करते रहेंगे। मार्शल्स और कैरोज आप लोग खुद ढूंढ के इसका फॉर्मूला लिख लेना। 10th का आंसर इफ यू सी द ऑनलाइन सॉल्यूशंस एंड ऑल, उसमें बहुत जगह पे गलत दिया हुआ है, प्लीज करेक्ट दैट। बहुत जगह पे आंसर डी दिया हुआ है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड तो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक्वस फॉर्म होता है। ठीक है, the answer here is disulfurous acid. Now what is the formula for disulfurous acid? Check. Disulfurous acid is H2S2O5. क्या है? H2S2O5. And here please understand here S to S यानी सल्फर टू सल्फर जो है वो सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से देखना, सल्फर टू सल्फर क्या है? सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी सिंपल है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, आपके पास 2 सल्फर है, पहले आप 2 सल्फर बना लो। 2 सल्फर आपने बना लिए। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2, तो दोनों के पास एक एक OH बना लो। बैलेंस मेंटेन करना है इसका। क्या करना है? बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, ये हो गया आपका 2 सल्फर हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, खत्म। अभी ऑक्सीजन और कितने बचे आपको बनाने के लिए बताओ? 3, एक इसको दिया, एक इसको दिया, 2 हो गए, बोलो हाँ कि ना। Now you make oxygen on any one of these and you'll get one single bond and one lone pair. ठीक है, now this structure might look complicated to some people. Here you need to understand that we have followed the principle of number of outermost electrons maintained, yes or no? Check. सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यूज किए दोनों साइड पे, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। सल्फर का नंबर 16 है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो हाउ डू यू मेक द स्ट्रक्चर? इट्स वेरी सिंपल, वंस यू नो द फॉर्मूला ड्राइंग द स्ट्रक्चर इज इजी। अगेन चेक कैसा बना है। सल्फर दोनों साइड पे, एवरीबॉडी, ओके, देन बोथ विल गेट 1 OH ईच। कैसे?
दोनों को एक एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गया। ओके, देन बचा दोनों के पास क्या, एक एक ऑक्सीजन। join the two sulfurs by single bond. If one gets another oxygen, the other will get a lone pair. Are all the valencies balanced? Yes. Now अगर आपको ये पूछे कोई कि भाई डाइसल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना है, तो क्या बोलोगे? कितना बेसिसिटी दिख रहा है आपको? ये देखो, दिख रहा है बेसिसिटी कितना है? यस। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। डाइसल्फ्यूरिक, पर डाइसल्फ्यूरिक कुछ नहीं होता, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक होता है। ये गोचू लोग ने मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है। पर डाइसल्फ्यूरिक नहीं, सी ऑप्शन जो है वो गलत है। हाइड्रोसल्फ्यूरस क्या है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। डी जो है वो एक्चुअली H2S का एक्वस फॉर्म है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्वस फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो तो एसिड भी नहीं है, वो सिर्फ एक्वस फॉर्म ऑफ द गैस है, उससे एसिड बनता है ऑब्वियसली। H2S में जब आप पानी मिलाते हो तो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, लेकिन उसमें S बॉन्ड नहीं होता। हमारा मेन कंसर्न था ये ना, हमको SS सिंगल बॉन्ड ढूंढना था। क्या ढूंढना था? SS सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर एक छोटी सी नोट भी लिख लेना जो आगे और एमसीक्यूज में आपको काम आएगी बच्चों। इफ यू सी द वर्ड थायो, अगर आप वर्ड थायो देखोगे नाम में, जैसे आपको बोलूं कि थायो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल, थायो वर्ड देखोगे, थायो वर्ड से आपको क्या समझ में आएगा कि इट कंटेन्स S डबल बॉन्ड S। क्या समझ में आएगा? कंटेन्स सल्फर टू सल्फर कैसा? डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनना, थायो में क्या रहेगा? सल्फर टू सल्फर डबल बॉन्ड। और इफ यू सी द वर्ड पाइरो, क्या वर्ड देखेंगे अगर पाइरो, तो सीधा समझ जाना कि इट कंटेन्स SOS बॉन्ड। क्या कंटेन करता है वो? SOS बॉन्ड। तो अगर आप कहीं देखो पाइरो सल्फ्यूरस या पाइरो सल्फ्यूरिक, तो इसका क्लियर मतलब क्या है इस वर्ड का? मतलब कि उसमें क्या रहेगा? SOS बॉन्ड रहेगा। थायो वर्ड देखोगे तो क्या रहेगा? S डबल बॉन्ड S रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां पर ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज करने आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। थायो वर्ड रहेगा तो SS डबल बॉन्ड रहना है, चाहे है उसमें, और पाइरो वर्ड रहेगा तो SOS बॉन्ड जरूर रहेगा, ठीक है। दैट वाज नंबर 10th, दैट इज ए। पीछे जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा वैसे लिस्ट, उसमें इसका आंसर डी दिया हुआ है, वो रॉन्ग है। प्लीज करेक्ट दैट एंड डोंट फॉलो गूगल ब्लाइंडली। मेनी ऑफ द आंसर्स गिवन ऑनलाइन आर रॉन्ग, ठीक है। 11th वन, oxidation number of nitrogen in which of the following is the lowest? Nitric, nitrous, nitrogen dioxide and nitrogen trioxide। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। NO2, NO3, N2O और NO, किसमें नाइट्रोजन का नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबसे छोटा है? तो ऑब्वियसली नाइट्रस ऑक्साइड में, यानी कि ऑप्शन बी में है। सीधी बात है ना। वैसे ये ग्रुप 15 का क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिख लो। वैसे नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आता है सीटी में। लाफिंग गैस। यस, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम है लाफिंग गैस। इट इज यूज्ड एज एन, इट यूज्ड टू बी, अभी तो कोई यूज नहीं करता, अभी भी करते हैं बहुत कम, इन डेंटल प्रोसीजर्स एंड ऑल वी यूज इट कभी कभार, छोटे बच्चों के लिए खासकर। सो इट्स एन एनेस्थेटिक एजेंट। इनहेल कराते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे जो पर्सन है वो थोड़ा सा सेमी एनेस्थेटिक स्टेट में चला जाता है, ठीक है, बिकम्स नम। तो पेन रिड्यूस करने के लिए खास करके डेंटल प्रोसीजर्स में हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स exists in more than 2 allotropic forms? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप 16 का एलिमेंट है जिसके 2 से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? ओके, पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन से? ऑक्सीजन एंड ओजोन, तो 2 ही है। सल्फर के बहुत सारे हैं, लेकिन सल्फर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एलोट्रोपी का एक फड्डा सिंपल सा याद रख लेना,
जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो किसी ग्रुप में, तो एलोट्रोपी का जो बोल सकते हैं कि इंसिडेंस है, एलोट्रोपी का जो परसेंटेज है वो कम होते जाता है। तो अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन के पास तो 2 ही फॉर्म्स है, हमको मालूम है। कौन से बच्चों? ऑक्सीजन, ओजोन। तो ये आंसर नहीं है। सल्फर हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, सल्फर होता ऑप्शन में तो वो करेक्ट आंसर हो सकता था। तो सीधा सीधा आंसर मेरे पास क्या बनेगा? सेलेनियम, यानी कि ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई? सेलेनियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। 13th वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीम्स वेरी स्टूपिड बट ट्रस्ट मी बहुत बार आया हुआ है, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। एटमॉस्फेयर के कौन से रीजन में ओजोन पाया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा इसके साइंस में नहीं घुसूंगा, आपको याद रखना है। ओजोन इज फाउंड इन दी, कहां पे पाया जाता है ओजोन? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? इट्स फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, सीधा सीधा ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर, हायर अमाउंट्स में। अदर लेयर्स में मिलता है बट बहुत छोटे अमाउंट में मिलता है। मेजर अगर आप बोलो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट अगर वो है तो वो कहां पर है? वो स्ट्रेटोस्फियर में, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अभी आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड टीच यू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ना, ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है। क्वेश्चन 14 देखो, रिपीट हुआ है। यस, क्वेश्चन 14 देख लो, रिपीट हुआ है। विच ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन्स SS सिंगल बॉन्ड? Which oxo acid of sulfur contains SS single bond? Please. डाइथायोनिक एसिड देखो, डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं तो आपको स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। H2S2O6, H2S2O6। ठीक है, सेम फंडा यूज करना अभी जो स्ट्रक्चर के लिए समझाया। सल्फर कितने आपके पास? 2, दोनों को एक एक OH देंगे, OH, दोनों पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये भी हो गया। टोटल मेरे ऑक्सीजन भी आ गए सारे और सल्फर भी, नंबर सब कंप्लीट हो गए। अब बचे क्या? सिर्फ सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, यानी कि डाइथायोनिक एसिड विल बी योर आंसर। ओलियम इज व्हाट बाय द वे? ओलियम इज द नेम फॉर, ये तो पता होना चाहिए सबको, ओलियम इज द नेम फॉर H2S2O7, है ना, H2S2O7। मार्शल्स और कैरोस मैंने आपको ढूंढने को बोला। थायोसल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या है? H2, no, H2S2O3 is the formula for thiosulfuric. जैसे मैंने आपको ये वर्ड बोल दिया ना कि थायो से चालू हो रहा है, मैंने आपको हिंट दिया थोड़ी देर पहले, मैंने कुछ टिप्स दिए। जैसे थायो से चालू हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि SS डबल बॉन्ड आने वाला है। जैसे एक प्रूव करके बताता हूँ, देखो सल्फर सल्फर, एक OH एक OH, है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो। तो आप खुद जज कर पाएंगे, आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने टेक्स्ट बुक खोलेंगे, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, यू विल गेट एन आइडिया। 2 सल्फर है, देखो मैंने बनाए 2 सल्फर, ठीक है। अच्छा, 2 OH, तो कितने ऑक्सीजन बना दिए मैंने? 2। हाइड्रोजन कितने बना दिए? 2 हो गए। अब मैं एक ऑक्सीजन यहां बना दूं और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, राइट, इस तरह से सल्फर टू सल्फर डबल बॉन्ड। बेटर ऑप्शन देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसे कर दूं तो चेक द स्ट्रक्चर नाउ, हैज इट कंप्लीटेड H2S2O3?
यस, एंड H2S डबल बॉन्ड है ना, प्रूव हुआ ना। मैंने क्या बोला था, थायो वर्ड आएगा तो H2S डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपने सोचना है, इस लॉजिक से सोचना बच्चों, ठीक है, वेरी सिंपल। एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दे आर नॉट, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू राइट देम वंस सिंसियरली एंड प्रैक्टिस, यू विल गेट द पैटर्न्स। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बिना लिखे और बिना पढ़े आएगा तो वो नहीं होने वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये तो इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। H2SO4 सल्फ्यूरिक, HClO3 अभी बताया, HClO3 क्लोरिक, HClO4 पर क्लोरिक, H2SO3 सल्फ्यूरस। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? और सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक, ऑब्वियसली। जो आईसी वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो OUS वाला है वो वीक होता है कंपैरेटिवली, वो तो पता ही है। क्लोरस और क्लोरिक, मतलब क्लोरिक और पर क्लोरिक में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो ऐसा जब आपको जज करने को आएगा इनऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में करा चुका हूं ऑब्वियसली, वो तो खैर हम लोग वहां पे डोनर ग्रुप और एक्सेप्टर ग्रुप जो है उसके बेसिस पे करते थे ना। यहां पर अगर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे जज करनी है कि उसके पास ऑक्सीजन कितना है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा कि उसके जो सेंट्रल एटम है वो कौन से। तो पहले ये देखो ABCD, A और C में 4 ऑक्सीजन है, बोलो हाँ कि ना, यस। और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में सल्फर है एक में क्लोरीन है। चलो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ये तो मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि H2SO4 और HClO4 में से ही मेरे को ऑप्शन चुनना है, ये क्लियर हुआ सबके दिमाग में, बोलो हाँ कि ना। B और D नहीं हो सकता, A और C में से मेरा आंसर होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सल्फर का मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कितना आएगा, +6। चेक करो कैसे, ऑक्सीजन -2 है और ये तो -8 और +2 कितना आया, ये +6, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, अभी करके दिया था थोड़ी देर पहले, कितना था, +7। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो ज्यादा बेहतर एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या? जिसका सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ कि ना। तो आपको मैं रैंडमली कोई भी ऐसे सेट ऑफ एसिड्स उठा के दूं और आपको बोलो कंपेयर करो तो कर पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूं H3PO3 और H2SO4 कौन सा स्ट्रॉन्ग, तो आप ऐसा करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा सर इसमें फॉस्फोरस +5 है और इसमें सल्फर +6 है तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग। समझ में आया, इजी, ठीक है। अच्छा जस्ट फॉर एक इंटरेस्टिंग ये दे देता हूँ इंफॉर्मेशन, HClO4 जिसका मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या नाम था, परक्लोरिक एसिड, यस। दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको एसिड नहीं आप क्या बोलते हो, सुपर एसिड बोलते हो। तो आंसर क्या हुआ 15 का, बताओ आप, ऑप्शन सी। क्या ये सबके भेजे में गया? ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 को इग्नोर करो क्योंकि वो ग्रुप 15 का, मेरे को उसमें नहीं टाइम वेस्ट करना आप लोग का, उसको इग्नोर करो। ग्रुप 15 का क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। चलो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species will have the highest bond energy? Which of the following species will have the highest bond energy? Now what is bond energy? भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसका एक सिंपल फंडा, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, बट ऑब्वियसली का क्वेश्चन बनता है ये, पर ऑब्वियसली बिकॉज पी ब्लॉक यानी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पर पूछा है आपको। और बहुत सिंपल फंडा है इसका, जरा समझते हैं। बॉन्ड एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है बच्चों? तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर हिंदी में समझाऊं तो जो बॉन्ड का ऑर्डर ज्यादा है यानी कि डबल ट्रिपल है ना, उसको ऑर्डर बोलते हैं अपन। एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 ऑर्डर 1 है,
डबल है तो 2 है, ट्रिपल है तो 3 है, ऐसा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा, और स्ट्रेंथ ज्यादा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। बरोबर बोल रहा हूं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको, कौन से बॉन्ड की सबसे ज्यादा एनर्जी है, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपको क्या पूछ रहा है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। बरोबर बोल रहा हूं? बोलो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने? वो पूछ रहा है किसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, तो इनडायरेक्टली इज ही आस्किंग कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, यस और नो। बॉन्ड ऑर्डर का एक शॉर्टकट ट्रिक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आपको वैसे पढ़ाया है, पर सिंपल ट्रिक बता देता हूं, बहुत इजी है। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दो मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, 2 ऑक्सीजन के 8 8 16 और ऊपर 2 माइनस चार्ज, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। ओके, सेकेंड O2 प्लस है, 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज, मतलब एक कम कर दिया, इसमें कितने हो गए 15, यस। यहाँ पर कितने हो गए 17, और यहाँ पर कितने हो गए 16। क्या ये बात समझ में आई? है ना। सबसे इजी ट्रिक बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर की, ये आपकी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई, बट ये बहुत काम आने वाली ट्रिक है, ध्यान से देखना। 14 इलेक्ट्रॉन्स मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 3। क्या बोला मैंने? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है। और उसके नीचे आते जाओगे ना, 15 16 17 18, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करते जाना। मतलब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2.5, इसके लिए कितना हुआ 2, इसके लिए कितना हुआ 1.5, इसके लिए कितना हुआ 1। क्लियर हुई बात? तो अब मुझे बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हुआ, यस। तो आंसर है आपका O2 प्लस, यानी कि बी। कितना इजी। कैसे जानना है? बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? जिसके एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमारे इस इक्वेशन में बैठते हैं। तो 14 इज 3, और उसके नीचे आपका 0.5 से कम होते जाता है। अब बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होती है, सर 13 होता तो भाई 14 के ऊपर भी 0.5 से कम होते जाता है। अब ये ट्रिक है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे मत पूछना, मतलब है मुझे पता है लॉजिक, बट अभी फिलहाल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वो लॉजिक बता के। बट सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रखना। 14 के लिए 3 है, उसके नीचे जो भी जा रहा है उसमें 0.5 कम करते जाना, सीधा सीधा जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर उसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो आंसर आ जाता है बॉम्बे, यानी कि बी। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑफ जेनॉन डज नॉट एग्जिस्ट? ये तो बहुत इजी, कोई बच्चा भी बता देगा यार। कौन सा वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा? XeF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेनॉन के पास बाहर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यस गधे बच्चों, बोलो हाँ कि ना। तो मेरे पास या तो 1 फ्लोरीन, या तो 2 फ्लोरीन, या तो 4 फ्लोरीन, या तो 6 फ्लोरीन, ऐसा आएगा ना। ऑड नंबर कैसे आ सकता है? ऑड नंबर नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ऑड नंबर वाला यानी कि XeF5 नहीं बनेगा। XeF2 बन सकता है, 4 बन सकता है, 6 बन सकता है, 8 इन रेयर के, मतलब 8 बनेगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा, बट 5 तो डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो बहुत ईजी है, तो बहुत सिंपल होगा। 19th वाला अभी तो कराया, 19th वाले का आंसर दो। कौन सा वाला लाफिंग गैस है भैया? अभी किया ना हमने। लाफिंग गैस इज N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको मतलब देख के आ जाएगा तुरंत, मतलब सॉरी। देन यू हैव 20th, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ I3 माइनस। ओह अच्छा क्वेश्चन।
the geometry of the molecule I3 minus is. Now, how do you judge geometry of a given molecule? You want to find out the hybridization? Yes. Now, normally आप लोग को I3 माइनस जो है उसके लिए जज करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है. देखो, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि अपन किसी मॉलिक्यूल का अपने को हाइब्रिडाइजेशन मालूम है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है ना, जैसे sp3 का टेट्राहेड्रल, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp का लीनियर, पता है अपने को. पर ये एक एक्सेप्शन है. I3 माइनस में पहली बात तो जो सेंट्रल आयोडीन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d है. क्या है? sp3d. sp3d के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी होनी चाहिए? टी शेप होनी चाहिए थी आइडियली है ना, क्योंकि उसका नंबर 5 आ रहा है ना आपका. लेकिन ये एक्सेप्शन है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोन पेयर्स प्रेजेंट है आयोडीन पे, तो इट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू गिव लीनियर शेप. तो ये एक सीधा लिटरल एक्सेप्शन की तरह आप इस एक एग्जांपल को आप याद कर सकते हो. I3 माइनस की जो ज्योमेट्री है, even though the hybridization is not sp, but the geometry of this molecule is linear. जहां पर सेंट्रल एटम भी आयोडीन है और साइड के दो एटम भी आयोडीन है. सेंट्रल भी आयोडीन है और साइड के भी दोनों एटम्स कैसे हैं? आयोडीन है. ठीक है, आज के सेशन में यहां तक कंप्लीट करते हैं. विल फिनिश दिस in the next session. Okay, finish this topic in the next session. तो यहाँ तक के लिए कंप्लीट कर लिया. Please make sure that you read up the theory part of this particular chapter before we finish off the topic in the next session, so that all the theory questions, the direct factual ones, you should be able to get without wasting any time. Okay.